हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो अपने बेसिक बायोलॉजी के अंदर सेल डिवीज़न का जो अंतिम पार्ट है वो अपने करने जा रहे हैं और उस अंतिम पार्ट के अंदर जो अर्धसूत्री सेकंड है वो पढ़ेंगे और उसके बाद अपने पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के अंदर, यानी कि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, वो आज अपने अध्ययन करते हैं। और इसी के साथ ये जो टॉपिक अपना चल रहा था पिछले कुछ दिनों से वो समाप्त भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्धसूत्री फर्स्ट, जिसकी अपने एक अवस्था पढ़ चुके हैं प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, उसकी जो 5 सब स्टेज होती है वो भी अपने पढ़ चुके हैं। तो आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो वो जो पिछले वाली क्लास है वो दोबारा देखिए, आपको वो सारी की सारी उपावस्थाएं समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं मेटाफेज फर्स्ट। तो सबसे पहले मेटाफेज फर्स्ट के अंदर वही प्रक्रियाएं होंगी जो पिछले वाली अवस्थाओं के अंदर अपने पढ़ी थी। गुणसूत्रों का अत्यधिक संघनन हो जाएगा, यानी कि और ज़्यादा ये संघनित हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये एक ही सीध में आ जाएंगे, एक ही रेखा में आ जाएंगे, जहाँ पे एम प्लेट यानी कि इक्वेटोरियम प्लेट का निर्माण हो जाता है। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वेटोरियम प्लेट इसको बोलते हैं। सबसे खास क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियम प्लेट का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, तो मेटाफेज अवस्था में होता है। वो चाहे मेटाफेज हो या मेटाफेज फर्स्ट हो या फिर मेटाफेज सेकंड हो। उसके बाद गुणसूत्रों की जो भुजाएं होंगी वो ध्रुवों की ओर जाएगी, यानी जहाँ पे तारक केंद्र होते हैं वहाँ पे। ये अपने डायग्राम बार बार इसका अपने अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे बीच में होते हैं इसके स्पाइंडल फाइबर, तर्कुतंतु इसको बोलते हैं। यहीं पे होते हैं गुणसूत्र जो एक ही सीध में आ जाते हैं। और गुणसूत्र का जो काइनेटोफोर वाला भाग होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है और एक ही सीध में आने के कारण यहाँ पे ये एम प्लेट का निर्माण होता है, जिसको इक्वेटोरियम प्लेट भी कहा जाता है। उसके बाद आती है एनाफेज अवस्था, जिसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं समजात गुणसूत्र, इसमें यहाँ पे टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे और विपरीत ध्रुवों पर क्या करेंगे, गति करेंगे, वहाँ पे चले जाएंगे। इसी कारण इस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मुख्य कारण इसका क्या होता है, इसका जो बीच वाला भाग होता है यानी कि जो सेंट्रोमियर वाला भाग होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण जो ये गुणसूत्र होते हैं ये ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। जैसे ये इसके जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है वो टूट जाता है और यहाँ पे जो भुजाएं होती है वो हमेशा गुणसूत्रों की क्या होती है, विपरीत होती है। यानी भुजाएं जो होगी वो ध्रुवों के क्या होगी, विपरीत होगी। अगर ये यहाँ पे गति कर रहा है तो इसका सेंट्रोमियर वाला भाग होता है वो ध्रुवों की तरफ होता है, जबकि जो भुजाएं होती है वो ध्रुवों के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था के अंदर, एनाफेज अवस्था के अंदर, वो चाहे फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो। बस खास बात इसमें ध्यान रखनी है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है जिस लाइन से बनता है वो ये वाला भाग कि कौन सी अवस्था के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है उसका विघटन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है वो भाग, वो जो अवस्था होती है वो होती है एनाफेज। कौन सी होती है, एनाफेज, जिसमें सेंट्रोमियर टूट जाता है यानी उसका विघटन हो जाता है। उसके बाद आती है इसकी अंतिम अवस्था, जिसका अध्ययन अपने पहले भी कर चुके हैं, टीलोफेज। अब टीलोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और ये जो फर्स्ट पार्ट लग रहा है इसका मतलब ये है कि कोशिका विभाजन यहाँ पे पहली बार विभाजित हो रही है। किसके अंदर, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होगा कि गुणसूत्रीय पदार्थ बिना संघनित हुए यहाँ पे क्रोमेटिन रेशों में टूट जाएंगे, यानी कि यहाँ पे गुणसूत्रीय जो पदार्थ होते हैं, जो गुणसूत्रों का जो आंतरिक पदार्थ होता है उसका किसी प्रकार से कोई भी संघनन नहीं होता है और यहाँ पे ये क्रोमेटिन रेशों में टूट जाते हैं। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी केंद्रक झिल्ली होती है वो दोबारा बन जाएगी, केंद्रिका दोबारा बन जाएगी और जहाँ से ये अवस्था शुरू हुई थी वहीं पे पहुँच जाएगी। वही यहाँ पे क्रोमेटिन रेशे यहाँ पे बन जाएंगे और
केंद्रक झिल्ली केंद्रिका वापस आ जाती है। ठीक है, यानी कि वही अवस्थाएं जो अपने पहले अध्ययन कर चुके हैं वही की वही अवस्थाएं यहाँ पे इसमें आती है। बस बात यह है कि यहाँ पे कोशिका विभाजन पहली बार होता है कौन सी अवस्था में, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर, जहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये विशेष तौर पे याद रखना है कि यहाँ पे इन अवस्थाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है, जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अर्धसूत्री सेकंड में क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अर्धसूत्री सेकंड का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं समरूपी विभाजन। क्या बोलते हैं इसको, समरूपी विभाजन। अब और आगे जाके इसमें डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अवस्थाएं दोबारा से आ जाएगी। बस बात यह है कि सबसे पहले अपने प्रोफेज पढ़ी थी, यहाँ पे सेकंड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री सेकंड, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन दूसरी बार हो रहा है। यानी कि 2 चरणों में यहाँ पे कोशिका विभाजन होता है, एक चरण में हो चुका है और दूसरे चरण में यहाँ पे शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री सेकंड लगता है जिसको समरूपी विभाजन भी कहा जाता है। उसके बाद वही अवस्थाएं आएंगी, मेटाफेज सेकंड, उसके बाद एनाफेज सेकंड, उसके बाद इसकी अंतिम अवस्था जिसको अंत्यावस्था भी कहा जाता है, टीलोफेज सेकंड। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की अगर परिभाषा देखी जाए तो वह विभाजन जिसमें सभी अवस्थाएं समसूत्री विभाजन की तरह होती है, समसूत्री विभाजन की तरह होती है, उसे फिर क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री सेकंड या फिर समरूपी विभाजन। क्योंकि कारण समरूपी नाम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो विभाजन होगा वो क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और ख़ास बात, इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जो अवस्थाएं समसूत्री विभाजन में आई थी पीछे वाली अपनी क्लासों के अंदर, वही अवस्थाएं वापस इसमें आ जाएगी। ठीक है, जैसे प्रोफेज फर्स्ट है, इसके अंदर वही धीरे धीरे केंद्रिका और जो कोशिका केंद्रक झिल्ली होती है वो गायब होना शुरू हो जाएगी और वापस क्रोमेटिन रेस से संघनित हो जाएंगे और गुणसूत्रों में बदलना शुरू हो जाएंगे। फिर मेटाफेज है जिसके अंदर गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है, वो अपने पढ़ा था, यानी कि इसकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है क्रोमोसोम की, किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। वही अवस्था इसके अंदर दोबारा आ जाएगी। एनाफेज के अंदर गुणसूत्रों के जो आकार होते हैं उनको आसानी से पहचाना जा सकता है, वी शेप, जे शेप, आई शेप, जो आकृतियाँ होती है वही की वही जो अवस्था है वो दोबारा से किसके रूप में आ जाएगी, एनाफेज सेकंड के रूप में। फिर वही अवस्था टीलोफेज सेकंड जिसमें केंद्रिका और कोशिका झिल्ली वापस आ जाएगी और वही क्रोमेटिन जो रेसे होते हैं वो दोबारा बन जाते हैं जो अपने इन अवस्थाओं में पढ़ चुके। ठीक है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे तो ये अर्धसूत्री जो होता है ये 2 चरणों में पूरा होता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि विभाजन कितनी बार होगा कोशिका का, 2 बार। ठीक है, जबकि समसूत्री के अंदर विभाजन होता है 1 बार। तो ये सारी की सारी अपने जो पीछे वाला समसूत्री विभाजन है उसको दोबारा से आप लोग पढ़ोगे तो इन्हीं अवस्थाओं में दोबारा से आप लोग लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर परिभाषा पूछे तो ये परिभाषा आपके सामने है कि वो विभाजन जिसमें वे सभी अवस्थाएं आती है जो किसके विभाजन की तरह होती है, समसूत्री विभाजन की तरह होती है। तो ये आप लोग ये जो मुख्य बातें हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इसके अंदर यही है कि अगर एनाफेज की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और उसके बाद अपने बात करें परिभाषा की तो आप लोग ये डेफिनेशन याद कर सकते हो, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बारी अपने जो अंतिम टॉपिक है, एक बेसिक डिफरेंस जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बीच में होता है वो देखते हैं अपने किस प्रकार से। सेल डिवीज़न जो होता है उसमें दो अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है, माइटोसिस और मियोसिस। इन अवस्थाओं के बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं और जो सामान्य अंतर होते हैं वो मुख्य तौर पे याद रहने लायक भी होते हैं और एग्ज़ाम में ये आ भी जाते हैं। तो ये अपने देखते हैं। सबसे पहला अंतर, इसमें जो कोशिकाएं होती है वो एक ही बार डिवाइड होगी, यानी कि एक ही बार क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। जबकि इसमें कोशिकाएं दो बार विभाजित होती है, यानी कि यहाँ पे दो चरणों में कोशिका का विभाजन होता है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड अवस्थाएं अपने पढ़ी थी। फर्स्ट और सेकंड जो अवस्थाएं होती है वो इसी विभाजन के अंदर आती है। उसके बाद ये कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि सोमेटिक सेल्स में ये विभाजन होता है, जबकि ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, यानी कि जनन कोशिकाओं में। एक खास बात इसके अंदर परिभाषा अगर देखी जाए छोटी सी, तो वो इनको एक प्रकार से दैहिक कोशिकाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैहिक कोशिका, यानी कि सोमेटिक सेल्स। वो सेल जिसके अंदर बहुकोशिकीय उत्तक होते हैं, यानी कि वो कोशिका जिसके अंदर जिसका निर्माण किनसे होता है, बहुकोशिकीय उत्तकों से होता है। और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनमें आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं संतानों में नहीं जा पाती, यानी कि इन कोशिकाओं में वो क्षमता नहीं पाई जाती जिसकी सहायता से आनुवांशिक सूचनाएं संतानों में चली जाए, यानी कि आनुवांशिक सूचनाएं संतानों में नहीं जाती है। यानी वेरिएशन जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो इन प्रकार की कोशिकाओं में नहीं होती है। वो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब अपने पढ़ा था समसूत्री विभाजन के अंदर जो महत्व था इसका वो। उसके बाद जनन कोशिकाएं, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती है, इसमें अपने देख ही चुके हैं नर और मादा इसमें दो भाग लेते हैं। नर की बात की जाए तो जो शुक्राणु होती है जनन कोशिका वो भाग लेती है, और मादा के अंदर ओवम यानी कि अंडाणु भाग लेते हैं। और अगर बात की जाए मानव में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है तो वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जनन पूछा जाए तो कौन सा पाया जाता है, लैंगिक जनन, जिनमें दो जन को क्या आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, यानी कि नर और मादा, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं अंतर। इसमें जो प्रावस्थाएं होती है वो आसान होती है, बिल्कुल सरल होती है, ठीक है। आपने पढ़ा था क्योंकि वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज वही अवस्थाएं आई थी। उसके बाद इसका और आगे विभाजन नहीं हुआ था। जबकि इसमें जो प्रावस्थाएं होती है वो जटिल होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चरणों में इसका विभाजन पूरा होता है। और अगर बात की जाए प्रोफेज फर्स्ट की तो उसमें वो 5 उपावस्थाएं आपने पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इस प्रकार के विभाजन में क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय जैसी घटना घटित नहीं होती है, और यहाँ पे काइजमेटा का निर्माण भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये घटनाएं होती है, आपने पढ़ा था उन्हीं अवस्थाओं के अंदर कि काइजमेटा किस में बनते हैं, और जो ये क्रॉसिंग ओवर जैसी घटना होती है वो किस में घटित होती है। तो ये सारी घटनाएं आपने इसमें देखी थी, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये घटनाएं घटित होती है, ठीक है। घटनाएं यहाँ पे घटित होगी, इसमें घटित नहीं होती। इस विभाजन में पूर्वावस्था छोटी होती है, यानी कि इसमें और आगे इस उप अवस्थाएँ जो सब स्टेज होती है वो नहीं आती है। जबकि इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपने देखा था 5 उप अवस्थाएँ इसके अंदर आई थी, उसकी ट्रिक भी आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो 5 उप अवस्थाएँ आपको याद रखनी है विशेष तौर पे, इसलिए ये बेसिक डिफरेंस है अपने अर्धसूत्री और समसूत्री के अंदर, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब बारी है उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी प्रावस्था को, यानी कि सब स्टेज को गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। तो इसका सही जवाब है लेप्टोटीन।
लेप्टोटीन वो अवस्था होती है जिसके अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो गुणसूत्रों में चेंज हो जाते हैं और ये गुणसूत्र आगे जाके गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे गुणसूत्र इकट्ठे हो जाते हैं और ये फूलों के गुच्छों की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए इस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था यानी कि फ्लावर बुकेट अवस्था कहते हैं। तो अगला प्रश्न जो अननोन क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया था वो प्रश्न ये था कि काइजमेटा की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही जवाब है फ्रांस एल्फेंस जैनसन ने। फ्रांस एल्फेंस जैनसन ने 1909 के अंदर ये विशेष संरचना के बारे में अध्ययन किया था और ये विशेष संरचना डिप्लोटीन जो अवस्था होती है उसके अंदर पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे गुणसूत्र क्रॉस के रूप में दिखाई देते हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जैसी घटना होती है उसे काइजमेटा कहते हैं और इन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो ये आपके 2 प्रश्न। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपके समझ में आया होगा। बस बार बार ये जो आपके पार्ट आपको डिवाइड करके दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं, बार बार अध्ययन करते रहें और यही अवस्थाएं बार बार आती है और वही घटनाएं घटित होती है। बस बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है और इसके अंदर विशेष तौर पे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास के अंदर, अगले नए टॉपिक के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।